Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your history teachers. Children, today's topic is modern age in Europe. In my previous video, I have explained you about the Mughal Empire, the Akbar the Great, and the political and administration of Mughal Empire. And now today's topic is modern age in Europe. Modern age in Europe में भी हमारा जो टॉपिक है आज का वो है the Renaissance. If there were any two events or movements which mark the transition from the Middle Age to the modern age, अगर हम Middle Age और Modern Age को अगर हम देखें कि कैसे हमारा जो टाइम था वो मिडिल एज से मॉडर्न एज में आ गया, अगर हम उसके ट्रांसमिशन को समझें तो उसमें दो थिंग्स, रिनेंसा और रिफॉर्मेशन, ये दोनों ही इवेंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एक डोमिनेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं कि इसके बाद से, रिनेंसा के बाद से हमारा जो मॉडर्न एज था यूरोप का वो स्टार्ट हो गया था. अभी तक हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे वो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, गुप्तास, देन मुगल्स, देन उसके पहले दिल्ली सल्तनत. अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो यूरोप का मॉडर्न एज पढ़ेंगे कि यूरोप में उस समय क्या था, किस तरह से यूरोप में रिनेंसा जो है वो आया, रिफॉर्मेशन हुआ. उस समय पर क्या था बच्चों कि जो यूरोप था उसमें जो चर्च थी उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी. जो पोप होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, जो चर्च में, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी. और लोगों को रिलीजियस रूप मतलब इन फॉर्म ऑफ रिलीजन उन सबको बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे वो लोग, और उनको जो पोप होते थे वो उनको ब्लाइंडली इन्फ्लुएंस करते थे. उनके वो लोग उसके ऊपर एक सुपरस्टिशियस और अंधविश्वास करते थे. इससे क्या प्रॉब्लम आती थी, वो लोगों को डराते थे, जो पोप्स होते थे चर्च के, वो उनको ब्लाइंडली मतलब उनको ये कहते थे, उनके ऊपर एक फोर्स डालते थे कि गॉड, मैं ही गॉड हूँ और गॉड जो है वो हम, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, गॉड ने हमको रिप्रेजेंट करके भेजा है, जो हम कहेंगे वही ठीक है. और जो है रिलीजन के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, वो उनको जो है उनसे टैक्सेस जो है वो पे करवाते थे और उनसे और भी बहुत ज़्यादा ऐसे वक्त कि अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो गॉड आपके साथ ऐसा कर देंगे. इस तरह से मतलब वो लोगों को डराते थे. तो क्या होता था, और जो किंग होते थे, जो समय पे जार होते थे, किंग होते थे, वो लोग भी क्या करते थे कि वो भी चर्च के साथ में मिल जाते थे. तो जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था और जो रिलीजियस था, तो रिलीजियस सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी एक में मिल जाती थी. वो मोर पावरफुल हो जाते थे, रॉयल फैमिली हो जाती थी उनकी, और वो लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस भी यूज़ करते थे. वो एक तरीके से जो सोसाइटी थी वो कई क्लासेस में डिवाइड हो गई थी, जिसमें अपर क्लास में किंग, पोप, चर्चेस और रॉयल फैमिली के मेंबर्स आते थे, जिन्हें कोई भी टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था. और वो जो होते थे वो सारे प्रिविलेजेस उनको बाय बर्थ मिले होते थे, वो कोई टैक्स भी नहीं देते थे और एक लग्जरियस लाइफ को स्पेंड कर रहे थे. और वो लग्जरियस लाइफ के लिए जो पैसा होता था वो लोअर क्लासेस से लेते थे. तो अपर क्लास, देन मिडिल क्लास. मिडिल क्लास में सभी एजुकेटेड पर्सन, जैसे एडवोकेट हुआ, टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, इस तरह के जो जजेस हुए, ये सब हमारे मिडिल क्लास में आते थे, जो कि एजुकेटेड पर्सन कहलाते थे. जो हमारा लोअर क्लास था, लोअर क्लास में बहुत ही पीजेंट्स, कारपेंटर्स, जितने भी ये क्राफ्टमैन्स होते थे वो आते थे, जो कि बहुत पुअर होते थे और उनको ही सबसे ज़्यादा टैक्सेस. तो मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे ताकि अपर क्लास जो है वो लग्जरियस लाइफ को जी सके. तो इस तरह की वहाँ पे सोसाइटी और कल्चर था यूरोप में. इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रेवोल्यूशन होता है. और ये जो रेवोल्यूशन था वही रिनेंसा था. रिनेंसा मीन्स रीबर्थ. रीबर्थ का मतलब क्या हुआ, दोबारा से जन्म होना. क्योंकि लोग जो थे वो इन सब चीज़ों से इतने ज़्यादा डिस्करेज हो गए थे कि उनको दोबारा से करेज करने के लिए, रीबर्थ करने के लिए रिनेंसा की ज़रूरत है. So the word Renaissance means rebirth or revival of the study of the Greek and the Roman classics. रोमन क्लासेस और ग्रीक के लिए एक रिवाइवल स्टडी है. अकॉर्डिंग टू द जॉन
cornered. During the period called Renaissance, most of the Western Europe turned again to the culture of the ancient Greeks and Romans. It stood for the intellectual, literary, artistic, scientific movement which widened the mental horizon of man. The Renaissance stood for creative and adventurous spirit. Reनेसां की वजह से क्रिएटिव एक एडवेंचरस स्पिरिट हुई जिसने टच किया हर एक फील्ड को. मतलब जो रिनेसां हुआ, जो रिबर्थ हुआ, वो सिर्फ एक फील्ड का नहीं हुआ, जैसे कि बहुत सारे फील्ड्स को रिबर्थ किया उन्होंने ऑफ द ह्यूमन थॉट्स और एक्टिविटीज. H. A. Davies के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो द वर्ड रिनेसां सिग्निफाइज द रिबर्थ ऑफ फ्रीडम लविंग. लोगों को फ्रीडम से प्यार हुआ, फ्रीडम चाहिए थी उनको इन सब चीज़ों से, चर्चेज और पोप्स के इन सब के उनसे. एडवेंचरस थॉट ऑफ मैन, उनके मन में एडवेंचरस थॉट है. ड्यूरिंग द मिडिल एजेस हैड बीन फ्लैटर्ड एंड इम्प्रिजन्ड बाय द रिलीजियस अथॉरिटी. और रिलीजियस अथॉरिटीज की कैद से वो निकलना चाहते थे. ये भी जो है वो रिनेसां में हुआ. अब अगर हम पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग देखें तो रिनेसां मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग. बहुत कुछ लर्निंग हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी नई चीज़ें आई. एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट कब डेवलप हुआ? साइंस में डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर में हुआ और यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी डेवलपमेंट हुआ. हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से लोग जो पुरानी रिलीजियस अथॉरिटी थे उनके प्रिजन से बाहर आए और एक रीबर्थ हुआ उनका. दैट इज कॉल्ड रिनेसां. And now the some causes of Renaissance. Firstly, these are the causes. The contribution of original thinkers. The second is decline of feudalism. Capture of Constantinople by the Turks. New trade routes. Invention of printing press. The last one is spirit of empire. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. इसमें जो भी हमारे ये सारे 6 हमारे कॉजेज हैं ऑफ रिनेसां, जिसमें से कि हमें 3 कॉजेज रिड्यूस हो गए हैं, बट हम उनको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देंगे. बट हम बाकी के जो 3 हमारे कॉजेज हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल थिंकर्स. ओरिजिनल थिंकर्स जिसमें एबेलार्ड, रोजर बैकन, थॉमस एक्विनास, ये सब 4 रनर थे रिनेसां के. मिडिवल एज में हमने जैसा कि बताया कि जो चर्च था डोमिनेटेड द ह्यूमन माइंड, उसने ह्यूमन माइंड को डोमिनेट कर लिया था और अपनी उनकी एक्टिविटीज को भी कर लिया था. इट वॉज डिफिकल्ट टू क्वेश्चन इट्स अथॉरिटी. और अगर कुछ अथॉरिटी कह भी रही है तो उससे क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल था. ओरिजिनल थिंकर्स रिवोल्यूनाइज किया उन्होंने ऐसे थॉट को. और द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ओरिजिनल एंड फ्री थिंकिंग gave great impetus to the Renaissance movement. और इन थिंकर्स की बातों से धीरे धीरे लोगों में एक स्पिरिट आई. जैसा कि थिंकर्स ने उनको समझाया कि कुछ भी नहीं है, गॉड ऐसा नहीं कहते. क्योंकि जैसे गॉड के नाम पे जो चर्च थी, जो पोप थी, वो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कर रही थी, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी उनके माइंड को. बट जो थिंकर्स थे उन्होंने उनके माइंड के स्पिरिट को एक करेज किया और इस तरह की बातें उनके दिमाग से निकाली. फिर सेकेंड इज द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म एक सिस्टम होता था. ऑल द पीपल फ्रॉम द किंग टू द सर्फ वर बाउंड बाय द ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी टू एक बॉन्ड होता था जिसमें ऑब्लिगेशन था और ड्यूटी थी एक हायर अथॉरिटी के साथ में. तो क्या हुआ, इसको खत्म कर दिया गया फेडरलिज्म को. और इसमें क्या होता था, विच देयर वाज हार्डली एनी चांस फॉर सोशल मोबिलिटी. और जब तक वो फेडरलिज्म से के सिस्टम से जुड़े थे तो वो कोई भी उनका सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं हो सकता था, कोई भी सोशल मोबिलिटी नहीं हो सकती थी. और इसके साथ साथ जो फेडरलिज्म था जब वो फिनिश हुआ तो वो इसलिए भी फिनिश हुआ ताकि इक्वालिटी आए, फ्रीडम आए. और जब ये खत्म हुआ तो लोगों में इक्वालिटी और फ्रीडम आया. और जब वो फ्रीडम आया तब उन्होंने एक नई तरफ, एक नए उसमें सोचना स्टार्ट किया. अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट था, जैसे कि दे डेवलप्ड द हैबिट ऑफ फ्री और फियरलेस थिंकिंग. जब वो फ्री हुए, फियरलेस हुए, तब उन्होंने सोचना शुरू किया और इससे रिनेसां की स्पिरिट पे ग्रेट हेल्प मिली. अब देखिए कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल थी कैपिटल थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की, ग्रीक और रोमन कल्चर की. इट कंटेन्ड द वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ग्रीक एंड रोमन राइटर्स. जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर
तब तुर्क्स के हाथ में आ गई इन 1453। Many Greek writers were thus forced to shift to Rome with their manuscripts। तो क्या हुआ, देखो क्या कॉन्स्टेंटिनोपल जो था एक कैपिटल थी और वो बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट से और बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शन से भरी हुई थी। तो वहाँ पर जब तुर्क्स आए कॉन्स्टेंटिनोपल में, तो जो वहाँ पर ग्रीक्स थे जो वहाँ रहते थे, जो उनकी जगह थी, वो वहाँ से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के साथ में उन्होंने क्या किया, माइग्रेट हो गए और माइग्रेट होकर वो दूसरी जगह पर पहुँच गए। तो इसलिए इसमें ये भी कहा गया कि ग्रीस हैज नॉट फॉलन, तो उसमें ग्रीक फॉल नहीं हुआ, शी हैज माइग्रेटेड टू इटली, और वो इटली की तरफ माइग्रेट हो गए। जब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपने साथ अपने आइडियाज, अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना जो है वो कहते नहीं रहने सहने का तरीका, हर चीज़ लेकर जाता है। तो उससे क्या होता है, एक जगह से चीज़ें दूसरी जगह पर स्प्रेड हो जाती है। तो उन्होंने ग्रीक की नॉलेज को, ग्रीक के कल्चर को, ग्रीक की फिलॉसफी को, साइंस को, आर्ट को, इन सब चीज़ों को और लिटरेचर को हर जगह स्प्रेड किया। ठीक है, तो ये भी एक रिनेंसा, मतलब कि जो चीज़ उन्हें पता थी वो उन्होंने और जगह पे, जहाँ पे लोग अभी भी रिलीजियस अथॉरिटी के अंडर में थे, वहाँ तक भी वो बातें पहुँची रिनेंसा की, और एक तरीके से रिनेंसा स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे न्यू ट्रेड रूट्स। जो न्यू ट्रेड रूट्स थे उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा रास्ते खोल दिए हर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ताकि और तेजी के साथ में रिनेंसा जो है वो स्प्रेड हुआ। लोग एक दूसरे से मिले, उनके कल्चर को उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया, अपने कल्चर को उन्हें दिया। दैट इज कॉल्ड द रिनेंसा। The navigators of Portugal and Spain played an important part in geographical exploration. When Constantinople fell into the hands of the Turk, they shut down the trade. जब उनके हाथ में कॉन्स्टेंटिनोपल आ गया तो उन्होंने ट्रेड रूट्स को शट डाउन कर दिया, एंड ट्रेड रूट्स को जो कि वेस्ट और ईस्ट में होते थे। तब क्या हुआ, यूरोपियन ट्रेडर्स ने, नेविगेटर्स ने कुछ नए सी रूट्स को जो है डिस्कवर किया, जिसमें कि प्रिंस हेनरी नेविगेटर ऑफ पोर्टुगल था, जिन्होंने डिस्कवर किया सी रूट ऑफ अफ्रीका। उसने अफ्रीका के एक सी रूट को डिस्कवर किया। इसके साथ में बार्थोलोमेव डियाज था, इन्होंने केप ऑफ गुड होप जो है उसको डिस्कवर किया। इसके साथ साथ वास्को डी गामा जिसने इंडिया को डिस्कवर किया, कोलंबस जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया। इस तरीके से जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज ब्रॉट द पीपल ऑफ, इससे क्या हुआ, जो वेस्टर्न यूरोप के पीपल थे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ उनका पीपल ऑफ एशिया से। तो ट्रेड बढ़ा, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे की कल्चर को समझा, और इस तरीके से रिनेंसा जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया। एंड इनकी जो आउटलुक और फोर्स देम टू गिव अप देयर ब्लाइंड फेथ, और इन सब चीज़ों से लोगों को अपने ब्लाइंड फेथ से बाहर निकलने का मौका मिला। इसके साथ साथ इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है रिनेंसा का, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जैसे आप लोगों ने टीवी पे कोई बात बोली और सब तक पहुँच गई, पहले ऐसा नहीं था। तो जो इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस का, वो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का एक डोमिनेंट रोल प्ले करता हुआ हो गया। इन्वेंशन के पहले प्रिंटिंग प्रेस की बहुत डिफिकल्ट था नॉलेज को स्प्रेड करना, बिकॉज बुक्स वर रिटन बाई हैंड, क्योंकि बुक्स हैंड से लिखी जाती थी और वो बहुत कॉस्टली होती थी। तो जो पुअर पीपल्स होते थे, जो कॉमन मैन होते थे, वो उनको यूज नहीं कर सकते थे। खाली जो वेल्दी पीपल्स होते थे उन्हीं को ये प्रिविलेजेस मिलती थी। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन जर्मनी इन 1465। गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने 1465 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया। देन लेटर कैक्सटन इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन 1476, उसके बाद 1476 में हुआ। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेसेस वर आल्सो सेट अप इन इटली एंड हंगरी आल्सो। दे हेल्प, अब इससे क्या होता था, बहुत सारी बुक पब्लिश होती थी, न्यू बुक्स जो है वो कॉमन पीपल तक भी पहुंची, क्योंकि वो उनको अफोर्ड कर सकते थे। इससे क्या हुआ, नॉलेज स्प्रेड हुई, पीपल नाउ बिगिन टू अंडरस्टैंड रिलीजन। अब जब लोगों ने बुक्स पढ़ना शुरू किया, तब उन्होंने रिलीजियस बुक्स को पढ़ना शुरू किया, उन्होंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तब उन्हें समझ में आया कि भगवान ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, जैसा कि हमको चर्चेस ने या पोप ने या किंग ने हमको या जार ने हमको बताया, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्हें रियलिटी पता चली, उन्हें उन बुक्स को पढ़ने के बाद रियलिटी पता चली, और उनको ये समझ में आने लगा कि वो जो ब्लाइंड फेथ करते थे रिलीजियस अथॉरिटी पे, वो बहुत गलत था। Spread of education also gave a great impetus to the literary activity of the Renaissance and widened the mentioned horizon of the people.
And then now last one is the spirit of inquiry. Development of science. देखो साइंस के डेवलपमेंट से इतनी सारी डिस्कवरीज हुई, इतनी सारी मशीन साइंस, इतनी सारी और सारी चीजें डिस्कवर हुई, जिसकी वजह से जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी, लोगों में एक इंक्वायरी की स्पिरिट आई सब कुछ जानने की। जैसे इनको एक चीज पता चलती थी, उन्हें लगता था हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एनकरेज द ओरिजिनल थिंकिंग ऑन द साइंटिफिक लाइन। इट गेव अ सीवियर ब्लो टू ओल्ड बिलीफ्स। इससे क्या हुआ, जो ओल्ड बिलीफ्स थे लोग उससे बाहर आए, उन्होंने उस ओल्ड बिलीफ की जो चीजें थी उनके ऊपर से उन्होंने उसको ब्लो किया। ब्लाइंड फेथ को, डॉगमेटिक जो एटीट्यूड था और सुपीरियरिटी थी जो चर्च की, उन सब से वो बाहर आ गए। रोजर बैकन contemplated the use of horseless carriages and flying machine. उन्होंने flying machine बनाई। Leonard placed before the people his new scientific ideas and discoveries fearlessly. कॉपरनिकस ने प्रूव कर दिया अर्थ मूव अराउंड द सन। गैलीलियो ने इन्वेंट किया टेलीस्कोप। एंड दीज इन्वेंशंस ब्रॉडेड द मेंटल आउटलुक ऑफ द पीपल एंड पुट एन एंड ऑफ ओल्ड बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन। और ये सब न्यू टेक्नोलॉजी के डिस्कवर होने से लोग ने ओल्ड बिलीफ्स और ओल्ड ट्रेडिशन से बाहर आए और उन्होंने नई चीजों को जानना, लोगों से मिलना, बुक्स को पढ़ना, ये जो चीजें सारी हुई, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ रिनेसांस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपने इम्पैक्ट ऑफ रिनेसांस ऑन आर्ट। आर्ट पर रिनेसांस का क्या इम्पैक्ट हुआ इसके बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।